हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी, दैट इज़ डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में, और इसमें कुल मिला के सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश करनी है उसके बारे में, उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर हम डीपीएसपी के बारे में अगर उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है, कहने का मतलब अगर डीपीएसपी में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा है स्टेट की तरफ से, तो हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते उसे इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होते थे, फंडामेंटल राइट्स में अगर आपका एक भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है या वो हार्म किया जाता है तो यू हैव द राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। डीपीएसपी को इन्फोर्स कराने में जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी मेनली वेलफेयर स्टेट कैसे इस्टेब्लिश करना है, इससे रिलेटेड सारे आइडियाज़ डीपीएसपी में हैं। अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अगर हम एक फ़र्क देखें तो जैसे अगर कोई आर्टिकल कोई भी लेजिस्लेशन अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, या उसके साथ तालमेल नहीं रखता है, तो उस लेजिस्लेशन को जुडिशियल रिव्यू के जरिए नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता था। लेकिन डीपीएसपी का अगर कोई भी प्रोविज़न या ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन बन जाए जो डीपीएसपी के किसी प्रोविज़न के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, जब उसका कमेंसमेंट हुआ था, तो उस टाइम वो चीज़ें ज़रूरी थी। ठीक है, तो वो तो हमें फंडामेंटल राइट्स में दे दी गई। उसके अलावा वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, लेकिन उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्स चाहिए। ठीक है ना, उन चीज़ों को हमने डीपीएसपी में डाला कि जब भी स्टेट के पास इनफ रिसोर्सेज होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगे, तो वो इन सारी चीज़ों को जो भी डीपीएसपी में दिया हुआ है उनको इनेक्ट करेगा। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आगे हम देखेंगे। आगे अगर हम देखें डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स को हमने अलग अलग सेक्शन में क्लासिफाई किया था ना, कि कुछ आर्टिकल जो हैं वो इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन देते हैं एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, कुछ रिलीजियस फ्रीडम देते हैं, कुछ इक्वालिटी से रिलेटेड देते हैं, है ना, कुछ माइनॉरिटीज़ के से रिलेटेड आर्टिकल हैं, कुछ आपके फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या रेमेडीज़ हैं, उससे रिलेटेड अलग आर्टिकल है ना। तो अलग अलग तरीके से हमने क्लासिफाई किया हुआ था। उसी तरह डीपीएसपी को भी मेनली 3 सेक्शन में क्लासिफाई किया हुआ है हमने। एक है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में क्या है, बेसिकली यही है कि जैसे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का जो आइडिया है, उनके प्रिंसिपल्स जो हैं इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट इसमें है। गांधीयन प्रिंसिपल में क्या है, जैसे गांधी जी ने अपने टाइम में ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम किया था ना, एक ग्रास रूट लेवल पे लोगों के बीच कैसे रिकंस्ट्रक्शन करके उन्होंने आपस में सबको जोड़ा था ना फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम, तो उनके उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके इन आर्टिकल में इन्विसार्ज किया, उन प्रिंसिपल्स को इन आर्टिकल में डाला गया है। उसी तरह कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये सब आर्टिकल्स के को अगर हम देखें तो ये सब बेसिकली ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द है। ठीक है, ये जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और बाकी ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 39। ठीक है, अगर हम देखें तो डीपीएसपी में टोटल 36 से 51 तक है। ठीक है, 36 से 51 तक के आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी में आते हैं। ठीक है, इसमें 36 में फिर से स्टेट की डेफिनेशन दी है, 37 में फिर से दिया है कि ये वेलफेयर का पूरा पर्पस है। उसी तरह करते करते आर्टिकल 39 में जो आके बात किया है वो क्या है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। ये क्या है,
एक मेल वर्कर है, एक फीमेल वर्कर है, ठीक है। दोनों के पास सेम स्किल है, दोनों को सेम टास्क दिया गया है और दोनों को सेम इन्वायरमेंट में अगर काम कराया जा रहा है तो ऑफ कोर्स इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए कि दोनों को इक्वल वेज मिले, क्योंकि उन्होंने इक्वल वर्क किया है, ठीक है ना। तो ये इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, इस चीज़ को इंश्योर करने की बात आर्टिकल 39 में कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39A, कैपिटल ए है, यानी कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है। ये क्या बात करता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है। देखो, जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, एक सिविल प्रोसीडिंग होती है और एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। लेट्स से अगर आपका कोई क्रिमिनल मैटर है, ठीक है, और आप अगर कोई लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकते तो उस केस में तो आपका फंडामेंटल राइट है कि क्रिमिनल केस में आपको या किसी भी इंसान को फ्री लीगल एड दी जाए, ठीक है ना, अगर वो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन सिविल के मैटर में ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सिविल केस जो होते हैं उसमें ये डीपीएसपी में प्रोविजन डाला गया है कि अगर कोई इंसान पुअर है, वो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो जस्ट बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं कि उसे जस्टिस की इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले, ठीक है ना। उसे जस्टिस की इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डीपीएसपी में ये बात कही गई है कि अगर कोई इंसान पुअर है तो स्टेट इंश्योर करे कि उसे फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड हो सके, ठीक है। अगले आर्टिकल की बात करते हैं। तो अगला आर्टिकल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम ये डीपीएसपी में विलेज पंचायत की बात कही गई थी। जैसे 3 टियर गवर्नमेंट है ना हमारा, एक तो यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट में है, फिर स्टेट में भी पंचायत लेवल पे है, ठीक है। तो पहले ये नहीं था, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स उस वक्त नई नई कंट्री बनी थी, इतना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इतने अलग अलग लेवल पे पॉसिबल नहीं था। बट ये डीपीएसपी में पहले से ही इन्वेसाइज कर दिया गया था कि जब भी स्टेट अगर केपेबल हो तो विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करें। तो ये आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, ठीक है। 41 की बात करें तो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कौन कौन से सर्टेन केसेस? लेट्स से ओल्ड एज, ठीक है ना, किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, कोई डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है ना, दिव्यांग है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को भी तो राइट टू वर्क होना चाहिए, ठीक है ना, ज़रूरत पड़े तो राइट टू एजुकेशन, है ना, और पब्लिक असिस्टेंस की सारी फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 41 में बात कही गई है, ठीक है ना। भाई अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, कोई डिफरेंटली एबल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेन स्ट्रीम से अलग हो जाए, ठीक है, उनका वेलफेयर भी तो होना चाहिए। ध्यान रहे डीपीएसपी जो है ये वेलफेयर इसका कोर प्रिंसिपल है, ठीक है, कि सबका वेलफेयर होना चाहिए। आर्टिकल 42 की बात करें तो प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है ना, मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है 42 में, ठीक है। जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं, ठीक है ना, वो जस्ट हो, ह्यूमेन हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक छोटे से कमरे में कई सारे वर्कर्स को उसमें भर दिया और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक ह्यूमेन कंडीशन में वर्क किसी से भी वर्क कराया जाए, ठीक है, तो ये चीज़ इंश्योर करने की बात आर्टिकल 42 में बोली गई है। आर्टिकल 43 में देखें तो लिविंग वेजेस एंड एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, ठीक है ना, इसमें कॉटन इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट की भी बात की गई है, उसके प्रमोशन की बात की गई है। लिविंग वेज मतलब वर्कर्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिलती रहे, इसकी बात की गई है, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है वो अमेंडमेंट से डाला गया है, ठीक है, 43A, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में ज़्यादातर कौन होते हैं? जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनकी इंडस्ट्री होती है, ज़्यादातर वही होते हैं ना, और जो वर्कर्स होते हैं उनका पहले कोई इसमें रोल नहीं होता था। तो वर्कर्स की क्या मांग है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी बातें कौन रखेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैनेजमेंट में नहीं होता था। आर्टिकल 43A से ये बात इंश्योर करने का रिकमेंडेशन है कि कोई भी मैनेजमेंट हो, किसी भी इंडस्ट्री का मैनेजमेंट हो, तो उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन इंश्योर हो, ठीक है। अगले आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो 43B है, ये क्या है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बहुत सिंपल है। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, यूसीसी, बहुत चर्चा में रहता है। जैसे जो भी सिविल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है ना, वो तो लगभग सब पे इक्वली अप्लाई होते हैं।
लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं, ठीक है ना, जैसे कि शादी कैसे होगी, ठीक है ना, मैरिज रिलेटेड लॉज है, किसी की प्रॉपर्टी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएगी, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो लॉज हैं ये हर कम्युनिटी पे वेरी करते हैं। जैसे हिंदुओं के अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिमों के अलग पर्सनल लॉज हैं, क्रिश्चियंस के अलग पर्सनल लॉज हैं, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल में ये बात इंश्योर करने के लिए रिकमेंड किया गया है कि जब सही टाइम आए तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ठीक है ना, मतलब एक ही सिविल कोड से, मतलब सारे जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनका जो सिविल कोड है वो यूनिफॉर्म लेवल पे आ जाए, ठीक है। आर्टिकल 45 में क्या है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, ठीक है। आर्टिकल 21A में क्या था, 6 से 14 तक के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिले, ठीक है ना। लेकिन जो बिलो द 6 है, ठीक है ना, उनके लिए सिर्फ रिकमेंडेशन है टीपीएसपी में कि स्टेट उनके भी एजुकेशन को इंश्योर करे, ठीक है ना, उनके हाँ वही, मतलब उनके अर्ली चाइल्डहुड में उनके एजुकेशन को इंश्योर करें। अगले आर्टिकल की बात करते हैं 46। तो ये किसकी बात करता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है ना। ये SC STs और जितने भी अदर वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात आर्टिकल 46 में बोली गई है। अगले आर्टिकल की बात करते हैं 47। तो इसमें क्या बोला है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सिर्फ खाना खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, सिर्फ रह लेना ही नहीं काफ़ी है, जिंदा ही रहना काफ़ी नहीं, उसका स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए, ये चीज़ को इंश्योर करना स्टेट की ड्यूटी है, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 47 में। अगले आर्टिकल की बात करते हैं, तो अगला है आर्टिकल 48। इट टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड इसमें बात किया गया है, ठीक है ना। इसी में काउ स्लॉटर को बैन करने की भी बात की गई है, काउ और जितने भी मिल्क प्रोडक्टिंग एनिमल्स हैं उनके स्लॉटर को बैन करने की, प्रोहिबिट करने की भी बात इसमें की गई है कि जब भी पॉसिबल हो स्टेट इस बात को इंश्योर करे कि इनका स्लॉटर ना हो। अब अगला आर्टिकल है 48A, ठीक है ना। इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। ये काफ़ी इलाका जो हमारा जंगल वाला भी है, ठीक है ना, तो उनके सेफ गार्ड की, ठीक है, वो एनवायरमेंटल कोई क्राइसिस ना आ जाए, ठीक है, तो इसलिए उनके कांस्टेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट की बात कही गई, उनके प्रोटेक्शन की बात 48A में बोली गई है। 49 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना, एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट हो गया, कोई हेरिटेज प्लेस हो गया, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट हो गई, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है, तो उनके प्रोटेक्शन की, ठीक है ना, उसकी बात की गई इसमें। आर्टिकल 50 इट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। जैसे 3 ऑर्गन होते हैं ना मेनली स्टेट के, एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। तो इसमें क्या बात की गई है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों सेपरेट रहें, इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है ना, इस चीज़ को स्टेट को इंश्योर करना है, ठीक है। और अगर याद आ रहा होगा तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी आता है, ठीक है। अगले आर्टिकल की बात करें डीपीएसपी के लास्ट आर्टिकल की, तो 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब भाई नेशन बना लिया है तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी तो हमें पीस मेंटेन करने में हमें कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, सिक्योरिटी में को ध्यान में रखना होगा, तो ये सारी बातें 51 में बोली गई हैं, ठीक है। तो डीपीएससी में इतना ही है। अगला सेक्शन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।